मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी और संस्कृत विद्या इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर हरि प्रसाद अधिकारी जी। गुरुदेव प्रणाम। नमस्ते। नमो नमो। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप अपने शिक्षा के माध्यम से काशी में अपनी सेवा दिए हैं, तो उसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और गुरुदेव, आपको ध्यान में रखता हुआ जैसा कि विषय हमारा है काशी और संस्कृत विद्या, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी को संस्कृत विद्या का आदि और आधुनिक केंद्र क्यों माना जाता है? आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करिए। बहुत सौभाग्य की बात है कि काशी के संबंध में आप इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं जी। और ये काशी के बारे में जितना शास्त्रों में लिखा हुआ है जी, संभवतः उतना वर्णन और किसी नगरी का जी, उपलब्ध नहीं होता है, ऐसी मेरी मान्यता है जी। क्योंकि स्कंद पुराण में एक सीधे काशी खंड ही है अलग से जी, और सारे शास्त्र जितने भी हैं वो काशी के महात्म्य से भरे हुए हैं। ये तो शास्त्रीय बात हुई, धार्मिक उसका महत्व है, लेकिन हमने जो 50 वर्षों में काशी को देखा और अनुभव किया जी। सबसे पहले मैं अध्ययन की दृष्टि से काशी में आया और यहाँ रहते रहते कुछ ऐसी अनुभूति इस काशी के साथ हमारी जुड़ी अनुभूति ऐसी हुई कि इससे मैं जब भी बाहर जाता था काशी छोड़ के 3-4 महीने जब बीतते थे तो मुझे छटपटाहट होने लगती थी, फिर मैं तुरंत काशी की ओर आ जाता था। जी। ये एक अनुभव काशी के प्रति आपका जो लगाव अनुभव की बात बता रहा हूँ। यहाँ शिक्षा समाप्त करने के बाद मेरी सबसे प्रथम जो सेवा है वो सिक्किम से प्रारंभ होती है। 87, 88, 89, 90 4 वर्ष में वहाँ सेवा किया जी। लेकिन 6 महीने बीतते बीतते मैं काशी दौड़ जाता था कि बेचैनी हो जाती थी। तो एक काशी का आकर्षण एक मेरे लिए ऐसा रहा। दूसरी बात, वाराणसी निविशते न वसुंधरायाम, आपने सुनाई होगा, कई विद्वानों से आप चर्चा की। शास्त्रों में यहाँ तक आता है कि प्रयागराज तीर्थराज है, क्योंकि प्रयागराज ये इस वसुधा में है, इसलिए वसुधा के सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज है। लेकिन काशी जो है वो निविशते न वसुंधरायाम, इसलिए पृथ्वी से ये ऊपर है, शिवजी के त्रिशूल पर विराजमान है, इसलिए उसकी गणना इसमें काशी की नहीं है, ये बात आती है। तो ये पौराणिक बात हुई, लेकिन यहाँ रहने के बाद और यहाँ के जो वातावरण के साथ घुल मिल जाने के बाद जो अनुभूति होती है वो एक अलौकिक है। और संस्कृत शिक्षा के संबंध में तो एक बात मैं स्मरण कर रहा हूँ कि जब मैं बचपन में था 8 वर्ष की मेरी उम्र थी, उसी समय मेरा उपनयन संस्कार हो रहा था भूटान में जी। तो वहाँ एक देशांतर प्रकरण आता है, तो वहाँ विद्यार्थी बोलता है, बच्चा बोलता है कि मैं काशी अध्ययन के लिए जाऊंगा जी। वो गुरुजी बुलवाते हैं उससे कि ऐसा बोलो। तो माता पिता लोग कहते हैं कि ये कश्मीर और काशी ये सब बहुत दुर्गम है। दुर्गम कश्मीरो देशा जी, दुर्गमा काशी नगरी, दुर्गमश्च हिमालय, दुर्गमा गुरु सेवा च देश देशे च दुर्गमा, इसलिए कहीं मत जाओ। ये प्रकरण आपने भी स्मरण किया होगा उपनयन में। उसके बाद संवाद होते होते फिर वो जो बच्चा है वो जबरदस्ती भागता है काशी के लिए और कुछ दूर जा करके फिर उसको पकड़ के लाया जाता है जी। तो उसी दिन इस काशी ने मेरे मस्तिष्क में प्रवेश किया था। काशी सुनाई दी पहली बार, 8 वर्ष की उम्र, पहली बार ये काशी सुना हमने कि काशी कोई चीज है और इस तरह से जाना पड़ता है। पता नहीं भगवान की कृपा से तब से लेकर के एक छटपटाहट होने लगी। मैं काशी आ ही गया 3-4 साल के बाद।
तो यहाँ अध्ययन करते करते हमने देखा कि यहाँ की गलियों में, अब तो आज थोड़ी सी स्थिति बदली है, लेकिन प्रत्येक गली में आपको संस्कृत के विद्वानों का दर्शन होता है जी। और उन गलियों में, उन विद्वानों के घरों में और मठ मंदिरों में संस्कृत के ग्रंथों का पाठ चलता है, अध्ययन अध्यापन होता है, निःशुल्क रूप से प्राय होता है। और ये माना जाता है कि श्रीमद् भागवत की जो श्रीधरी टीका है जी, वो काशी में ही लिखी गई है, नरसिंह मठ में। वो नरसिंह मठ मणिकर्णिका के बगल में अभी भी विद्यमान है जी। वहीं पर श्रीधरी टीका लिखी गई है। तुलसीदास जी ने रामायण की रचना जो है काशी के घाटों पर बैठ के किया है जी। और शंकराचार्य जी भी यहीं पर आकर के काशी में विश्वनाथ जी का दर्शन करके उन्होंने जो है पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। जी। तो प्राचीन काल, अब हम 8वीं शताब्दी तक तो चले गए जी। और इसके बाद कालिदास जी भी यहाँ आकर के भ्रमण किए, ऐसा उल्लेख है। तो काशी का जो पौराणिक महत्व है वो बहुत अत्यंत प्राचीन है और विद्या का संबंध भी इससे बहुत प्राचीन काल से जो है जुड़ा हुआ है। और हम अपने, एक हमारे दादाजी थे, अभी तो दिवंगत हो गए, 100 वर्ष के हो करके, उनसे मैं मिला तो बात किया। उन्होंने काशी में अध्ययन किया था जी। और ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का जो वर्तमान भवन है जी। ये 1791 का भवन है। तब से लेकर के 1800 कुछ वर्षों में वो बन गया था। जी। तो उसी में विश्वविद्यालय, मैंने कॉलेज चलता था उस समय, वहीं उन्होंने अध्ययन किया था। वहाँ बिल्डिंग कुछ नहीं थे। तो उस समय का वो वर्णन करते थे कि प्रत्येक मठ मंदिर में, प्रत्येक घर में प्राय यहाँ विद्वान होते थे और संस्कृत का पाठ चलता था और बड़े बड़े गंभीर विद्वान होते थे, वो साधारण नहीं जी। और उसमें ग्रंथों का पाठ चलता था। जब अंग्रेजों ने जो है विश्वविद्यालय की स्थापना की, अंग्रेजों को ये समझ में आया कि भारतवर्ष को यदि समझना है तो संस्कृत को समझना होगा, तभी यहाँ राज किया जा सकता है। उसके लिए एक कॉलेज की स्थापना उन्होंने की और उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ कौन विद्वान पढ़ाएगा। तो उन्हीं जो मठ मंदिरों में, गलियों में विद्वान पढ़े हैं, उनके पास में ये जाके निवेदन किए कि आप कृपा करके अब यहाँ आके पढ़ाएं, आपको हम पारिश्रमिक भी देंगे, वेतन भी देंगे, यहाँ आके आप लोग विद्या का प्रचार प्रसार करें। तो ये बात बहुत गंभीर है, रहस्यमय है। ये छपी हुई बात है कि विद्वानों ने मना कर दिया। ये जो, हाँ, इस प्रकार वेतन ले करके हम लोग जो है अध्यापन कार्य नहीं करेंगे, एक सत्य बात, बहुत बड़ी बात। हाँ, विद्वानों ने मना कर दिया कि हम लोग वेतन लेके नौकरी नहीं करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे, क्योंकि वेतन ले करके जब काम करेंगे तो फिर तुम्हारी ही बात बोलनी पड़ेगी, तुम्हारे खिलाफ हम नहीं बोल सकते। कभी भी जो वेतन लेने वाला व्यक्ति है सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता है एक सीमित मात्रा के ऊपर। तो अंग्रेज बड़े पशुपेश में पड़ गए कि अब करें क्या। फिर विचार विमर्श किया होगा, बहुत प्रकार के विद्वानों से मिले, लोगों ने शिक्षा समझाया उन्हें कि विद्वानों से इस तरह से कहिए कि आपको ये नौकरी के रूप में वहाँ आना नहीं है, वहाँ केवल सेवा करनी है और हम आपको वेतन नहीं, दक्षिणा स्वरूप कुछ प्रदान करेंगे लिफाफे में, और आपको वहाँ हस्ताक्षर करना नहीं है, आकर के सिग्नेचर बिना किए आपको इस तरह से पढ़ाना है। तब विद्वानों ने स्वीकार किया जी। वह परंपरा आज तक अभी आकर के टूटी है। 1 साल में आकर के बायोमेट्रिक जब शुरू हुआ एक बार, तब से तब तक, जब से विश्वविद्यालय कॉलेज बना था, 100-200 वर्षों से यहाँ पर आचार्यों की उपस्थिति नहीं होती थी। बिना उपस्थिति के आचार्य लोग पढ़ाते थे और उन्हें वही लिफाफे में दक्षिणा डाल करके जाके प्रणाम किया जाता था महीने के अंत में। फिर व्यवस्था बदलती गई। आज आकर के अब जो है उपस्थिति
शुरू हो गई, वो परंपरा टूट गई लगभग 2 साल पहले से। तो यह काशी का महत्व है। और ग्रंथों में तो काशी का महत्व पढ़ा ही हुआ है, लेकिन यहाँ शहर में भी यदि हम ये केवल चौराहे चौराहे घूमने से काशी का महत्व नहीं पता चलेगा। काशी को समझने के लिए थोड़ा काशी बनना पड़ेगा, है कि नहीं। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता का यजन करने के लिए जैसे देव होना पड़ता है, तो यहाँ की गलियों में जाना पड़ेगा, यहाँ के मठ मंदिरों का दर्शन करना पड़ेगा, यहाँ के संत, यहाँ के जो तपस्वी हैं उनके बारे में हमको समझना होगा, देखना होगा। तैलंग स्वामी जी के बारे में, लाहिड़ी जी, अभी अभी जो लाहिड़ी जी महाराज हुए थे काशी में, तो ऐसे ऐसे सिद्ध भी यहाँ हुए हैं। तो इन सभी विषयों को यदि जोड़ जाड़ के हम देखते हैं और विद्या की दृष्टि से विशेष करके देखते हैं, प्राचीन से लेके आधुनिक तक जो आपने प्रश्न किया है, पुरा काल से लेके आधुनिक तक, तो आधुनिक समय में भी अभी भी संस्कृत और वेदादि शास्त्रों की शिक्षा की दृष्टि से काशी सर्वोत्तम है, देश भर में सर्वोत्तम है। भले ही चकाचौंध की दृष्टि से अन्य बहुत से विश्वविद्यालय हैं, तथापि क्वालिटी की दृष्टि से अभी भी देखेंगे और क्वांटिटी में भी देखेंगे। आप चाहेंगे काशी में हम 300 संस्कृत के विद्वानों को आज जुटाएंगे, आज सभा करनी है या कल करनी है, संकल्प लेंगे, 300 संस्कृत के विद्वान जुट सकते हैं। 100 वेद के विद्वान, चारों वेद के, संस्कृत के वेद विद्वान, ये जो साम अथर्व के चाहिए, तो काशी में आपको तत्काल उपलब्ध हो सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के विद्वान आप चाहेंगे तो काशी में आप 2-3 दिन में हो सकते हैं। लेकिन आप दूसरे शहर में कहीं भी इतना बड़ा सम्मेलन करना चाहें तो ये संभव नहीं है। लाखों करोड़ों खर्चा करेंगे तब वो काम संभव होगा। तो आज की स्थिति में भी लगभग 5-10 हजार विद्यार्थी काशी में आपको, भले वो विश्वविद्यालयों में न दिखे, लेकिन वो मठ मंदिरों में अध्ययन करते हुए पाए जाते हैं। और बहुत से साधु संत, पहले मैं भी नहीं जानता था इस बारे में, लेकिन आज हमको बोध है कि बहुत से साधु संत मठ मंदिरों में, बड़े बड़े विद्वान लोग वहाँ निःशुल्क अध्ययन अध्यापन करते हुए मिलते हैं। आज भी ये परमार्थ साधक आश्रम हुआ, वहाँ गौड़ीय मठ है, तो इधर अपारनाथ मठ है, मैंने कई मठ हैं। और उसमें जो है कोई न कोई साधु विद्वान, कोई दूसरा विद्वान भी जा करके वहाँ पर अध्यापन करता है। जैसे कार्षणी आश्रम के बारे में तो आप जानते होंगे, वहाँ विद्वान लोग जाके अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं। और वहाँ से जो विद्यार्थी निकलते हैं तो समस्त भारत में, चाहे वो दक्षिण भारत की तेनाली परीक्षा में जाए, चाहे शास्त्रार्थ में जाए, वो काशी का विद्यार्थी, वो काशी के विद्वान आज भी प्रतिष्ठित हो जा रहे हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक उतार चढ़ाव तो प्रकृति में स्वाभाविक है, संसार में स्वाभाविक है सर्वत्र, तथापि उतार चढ़ाव से भी ये काशी प्रायः मुक्त है। और सारे आपद विपदाओं को भी झेलते हुए काशी ये निर्द्वंद रूप में आगे बढ़ रही है। जितने बड़े संकट और जगह देखे जाते हैं, यहाँ हमने नहीं सुना, क्योंकि पुराने विद्वानों से भी हम बात करते हैं। न तो यहाँ इतना बड़ा कभी भूकंप आया है, न तो इतनी बड़ी आपद विपद काशी में आई है। ये निर्भ्रांत रूप से, निर्द्वंद रूप से काशी अपने ज्ञान राशि को सजोते हुए सर्व विद्या की राजधानी के रूप में आज भी प्रतिष्ठित है। ये केवल मान्यता नहीं है, ये आज भी एक वस्तुगत तथ्य है। ये मेरा विचार है त्रिपाठी जी। धन्यवाद गुरुदेव। जिस तरीके से आपने काशी को संस्कृत और विद्या का आदि और आधुनिक केंद्र मान करके उस पर आपने अपनी व्याख्या दी। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके विचार में काशी और संस्कृत विद्या का संबंध कितना प्राचीन और निरंतर है? हाँ, अब यहाँ पर जो पहले 100-200 वर्ष पुराने शिक्षा व्यवस्था में हम जाएंगे जी, तो सा विद्या या विमुक्त है, यही विद्या होती थी जी। आज की जो
एक नौकरी की विद्या, कमाई की विद्या जो आई है, जी। आधुनिक विद्या, वो वस्तुतः एक उपार्जन की विद्या है, जीविकोपार्जन की विद्या जी। है ना। वस्तुतः विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है, जो विमुक्त करे, जो बंधन से मुक्त करे, मनुष्य को फ्री करे, वही विद्या है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतमश्नुते, ऐसा कहा गया है। जी। तो जो विद्या है, जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कला, आत्मानम नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम, जो स्वयं को जानना चाहता है उसे संस्कृत विद्या, वेद, उपनिषद का ज्ञान परमावश्यक है। और यह हम कह सकते हैं निर्द्वंद रूप से, जब से ये काशी नगरी सर्व प्राचीन नगरी के रूप में विश्व में मान्यता प्राप्त है, विख्यात है जी। और इसमें 600 ईस्वी पूर्व में जो है गौतम बुद्ध जी यहाँ पधारे हैं सारनाथ में जी। तो वो भी कुछ काशी को समझते रहे होंगे, जरूर यहाँ पधारे होंगे, इसका महत्व जान करके आकृष्ट हुए। यहाँ पर व्यास जी के आने का उल्लेख मिलता है हमको। व्यास जी काशी में पधारे थे तो व्यास जी द्वापर युग में पहुंच गए। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की और वो काशी में थे, ये बात आती है। तो इससे तो हमको सिद्ध होता है कि 5000 वर्ष पुरानी यहाँ की परंपरा संस्कृत विद्या से जुड़ी हुई सिद्ध होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इसमें कई मान्यता भी है, क्योंकि व्यास जी के साथ में भी कुछ घटना घटी, ये भी बात आती है। जी, मैं जानना चाहूंगा आप ये कथोपकथन में आता है। मैं व्यासेश्वर महादेव के पुजारी परिवार से हूँ। हाँ, तो ये जो है ना, ये जबकि ये एक प्रकार की क्या है, ये इसको कहते हैं जो परंपरागत रूप से एक कथोपकथन के रूप में आता है। कहीं शास्त्र में लिखित तो हमको भी नहीं मिला, लेकिन हमने यहाँ के विद्वानों से सुना है कि जो भी वेद, सबसे पहले देखिए एक गंभीर चीज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहले स्रोत परंपरा, वैदिक परंपरा चलती थी, श्रुति परंपरा। तो प्राचीन काल में उसी को विद्वान माना जाता था, जो वेद का विद्वान हो, जो स्रोत परंपरा का अनुयायी हो, स्रोत यज्ञ करे, वही विद्वान है। यो न धीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम स जीवन एवं शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वय। वेदादि शास्त्रों, वेद को छोड़ करके अन्य चीज को पढ़ने की मनाही थी। तो धीरे धीरे व्यास जी ने क्या किया, वेद को सरल कर दिया। वेद को सरल किया, सरलीकरण किया, 4 वेद कर दिए और पुराणों पर वो उतर आए। वेद का जो तत्व है, जो सभी के लिए बोधगम्य नहीं था, उसके लिए उन्होंने महाभारत पुराण आदि की रचना की, सरलीकरण किया, श्री शूद्र आदि सबके लिए सुलभ बनाने का प्रयत्न व्यास जी ने किया। तो एक प्रकार से तत्कालीन व्यास जी सुधारवादी व्यक्ति हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो जब होता है तो हम लोग इस समय कहते हैं कि हमारे बाल बच्चे बिगड़ रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं। जी। अब हमारे पिताजी के जमाने में भी पिताजी कहते थे कि हमारे बाल बच्चे बिगड़ रहे हैं। दादाजी के जमाने में भी कहते हो गया कि बाल बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो प्रत्येक वृद्ध को लगता है कि मेरा बच्चा बिगड़ रहा है। तो जो भी समाज की परिस्थिति को देखते हुए व्यास जी ने काम किया कि इस वेद में स्थित जो गोपनीय तत्व है, जो सबके लिए जो है सो बोधगम्य नहीं था, उसको सार्वजनिक किया। गंभीर चीज है, इसमें दम है। तो ऐसा करने से जो परंपरागत, जो पुराने जो विद्वान थे, जो वेद को पकड़ के बैठे थे, उनसे उनका वैमनस्य हुआ, मारपीट हुआ, जो भी हुआ। उनको काशी से जो है, वो जो व्यास मंदिर है, वो लोग कहते हैं कि निर्वासित कर दिया गया काशी से जो है। ये बात सटीक बैठते, क्योंकि सुधारवाद है, पुराना बात सुधारवाद में झगड़ा होता ही है। एक जमाना था कि जब विश्वनाथ मंदिर में जो अन्य लोगों का प्रवेश है,
जी। दलितों का प्रवेश जब हो रहा था, तब यही काशी के करपात्री जी इन सारे विद्वानों ने मिल करके उसका विरोध किया, जोरदार विरोध किया। हाँ, बहुत दिन नहीं हुआ ना वो तो, और वो असफल रहे। और विश्वनाथ जी को जो है लोगों ने कहा कि ये अब दर्शन करने योग्य नहीं है, नए विश्वनाथ की स्थापना कर दी। बाद में वो चला नहीं, फिर जो है इसकी शुद्धि उद्धि किया। उस समाज के सामने उनको झुकना पड़ा, समय के सामने झुकना पड़ा, ये बात है। तो उसी प्रकार व्यास जी ने जो फैलाया सारे वेद के तत्वों को, इसलिए उनको विरोध का सामना करना पड़ा। इसलिए उनको यहाँ के जो तत्कालीन जो पुराने वैदिक विद्वानों का विरोध झेलना पड़ा, और वो जो व्यास मंदिर जहाँ है आज वहां जाके निवास करना पड़ा। और एक और कहावत टाइप का है कि उन्होंने श्राप दिया, माँ भूत त्रैपुरुषी विद्या माँ भूत त्रैपुरुषम धनम। इतना श्राप दे करके व्यास जी गए, ये भी कहा जाता है। देखिए ये श्रुति परंपरा को तो मानना पड़ता है ना। उन्होंने कहा माँ भूत त्रैपुरुषी विद्या, कि लगातार 3 पुष्ट तक विद्या न रहे अब काशी में। माँ भूत त्रैपुरुषम धनम, काशी में लगातार 3 पुष्ट तक कोई धनी भी न रहे। और वो हमने थोड़ा सा अध्ययन किया इस विषय में, तो हमको सही लगा ये बात कि लगातार 3 पुष्ट तक यहाँ कोई विद्वान नहीं मिला। हमने बहुत खोजा, हो सकता है कहीं किसी को मिल जाए। पिताजी के बाद मेरी भी जहाँ तक जानकारी और खोज रही है, हाँ, इस तरीके के लोग नहीं मिले। बड़े बड़े विद्वान शिव कुमार शास्त्री टाइप के लोग हुए, अब उनके पुत्र शून्य। अब कहीं कहीं 50% नीचे उतर गया, अब पोते में आके एकदम शून्य हो गया। तो ये व्यास जी का श्राप एकदम सही लग रहा है। माँ भूत त्रैपुरुषी विद्या माँ भूत त्रैपुरुषम धनम। और ये काशी के बाहर उतने दूर जाकर के वो व्यास मंदिर बनने का भी कुछ लगता है कि कुछ उसमें है। तो ये एक कोई शास्त्रीय चीज नहीं है, शास्त्रीय आने की बात भी नहीं है, लेकिन जो परंपरा जैसे विकसित होती है त्रिपाठी जी, उसमें ये बात सटीक लगती है। देखिए भगवान कृष्ण जी भी जब गीता भी तो व्यास जी की रचना है कृष्ण जी के मुंह से है। तो गीता क्या है कि एक प्रकार से कर्म कांड से धीरे धीरे व्यक्ति को ज्ञान कांड की ओर अग्रसर करने का ग्रंथ है। देखिए कोई समझे न समझे, माने न माने, हमें हमारा जो अनुभव ये बोल रहा है कि कर्म कांड के जकड़न से धीरे धीरे ज्ञान कांड की ओर अग्रसर कर रहा है। ये सारे पुराण भी यही कर रहे हैं कि कर्म कांड को ढीला करके स्वर्ग को मिथ्या फीका बना देते हैं। स्वर्ग जो मुख्य था, स्वर्ग कामो ये जेता, वैदिक प्रक्रिया में आकर के आप देखे पुराण में आके स्वर्ग का महत्व ही नहीं। स्वर्ग तो एक विश्वामित्र जी अलग से त्रिशंकु के लिए खड़ा कर देते हैं, स्वर्ग बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। और देवता लोग जब अमृत का घड़ा लेके स्वर्ग से आते हैं सुखदेव जी के पास, तो सुखदेव जी उपहास कर देते हैं, क्व सधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान ब्रह्म रातो विचार तदा देवान जहासह, देवताओं का उपहास। तो स्वर्ग तो एकदम तुच्छ हो गया। छिणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। जबकि आप वैदिक व्यवस्था में देखिएगा तो स्वर्ग ही है, उसमें वैकुंठ साकेत गोलोक का दर्शन नहीं होता है। अभी बहुत अध्ययन किए, वहां कहीं वैकुंठ नहीं सुनाई दिया हमको वेद में, लेकिन वैकुंठ आकर के इधर जो है प्रसिद्ध हो गया। तो ये संक्रमण कालीन जो व्यास जी ने समय की मांग को भांप करके देखिए पुराण की रचना की, और वो पुराण आज भी देखिए चल रहे हैं ना। आज भी जो है सारे पुराणों ने धर्म को बचाया है। वेद तो बस विद्वानों के पास में है, अपना श्रुति है ना कान को पवित्र करने के लिए है, लेकिन सारी ये जो परंपरा की रक्षा तो हमारे पुराण ने की। तो प्रत्येक सुधारवादी को एक प्रकार का झटका हो लगता है जी। अब इसकी प्रमाणिकता सीधे आके आप जो है तुलसीदास जी से कर सकते हैं। तुलसीदास जी की घटना तो नजदीक है जी। तो नजदीक को तो हम सब लोग जानते हैं। तो तुलसीदास जी को तो यहाँ मारपीट करके भगाया गया, पक्का है जी। ये इतना तो सारे कई विद्वान हमसे बोले हैं। और उनको क्यों भगाया गया, तो कहा कि ये हिंदी कर दे रहा है। ये वाल्मीकि रामायण को
उस खत्म किया और सही में खत्म हो गया। विद्वानों की जो शंका थी वो शंका 100% सही थी। आज वाल्मीकि रामायण आप केवल विद्वानों के यहाँ मिलेंगे, कहीं कहीं अयोध्या में वाल्मीकि रामायण का पाठ सुनाई देता है, नहीं कहाँ सुनाई दे रहा है। तो वो बात विद्वानों की शंका भी सही थी। और लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार तुलसीदास जी ने जो किया, सुधारवाद में जो लाया उन्होंने, जो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, आज तुलसी कृत रामायण ऐसी वस्तु है, ऐसा है कि सारे शास्त्रों का सार उसमें है। हिंदी में, देखने में हिंदी का ग्रंथ है, लेकिन उसमें कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने जो है। और सारे हमारे गांव के लोग, पढ़े लोग, अनपढ़ लोग तुलसीकृत रामायण कंठ करके उसी से धर्म का आचरण कर रहे हैं। तो उपयुक्त था, एक एक घर में रामायण का पाठ हो रहा है। तो अब वो भी सुधारवादी थे, तो थोड़ा सा उनको भी झेलना पड़ा। उसी प्रकार बुद्ध से शुरू करिए, बीच में भगवान बुद्ध भी आए, तो वो उन्होंने भी क्यों सुधार किया था, तो उसमें बुद्ध की तो कई जगह बात आती है कि ये गीय जो हिंसा जो है वृद्धि हो गई थी। षट्शतानि नियुज्यन्ते पशूनां मध्य में हनि अश्वमेधस्य वचनात् उनानि पशुभिः स्त्रीभिः। तो यज्ञ में जो है, श्रौत यज्ञ में पशु हिंसा, पशु बलि ये प्रमाणित है। अभी भी बहुत से लोग उसको जो है प्रमाणित करके ग्रंथ लिख के सिद्ध करने में भी लगे हैं बहुत से। और 51 शक्तिपीठों में अभी भी धड़ल्ले से जो है बलि हो रही है। तो बलि को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। हम सनातनी हैं, वैष्णव भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हम लोग खुल के डंके के चोट पर नहीं कह सकते बलि हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो वेदों का व्याघात हो जाएगा। प्रत्येक वेद मंत्र में वही भरा पड़ा है, तो कितना सुधारेंगे। दयानंद जी काफी कोशिश की, दयानंद सरस्वती जी अलग से भाष्य लिए हैं, क्या किए हैं, लेकिन वो कोशिश करने से थोड़े होगा। जो है, जो फैक्ट है वो है। उभटाचार्य, महिधराचार्य, ये 2 प्रामाणिक भाष्यकार हैं वेद के जी। उभटाचार्य, महिधराचार्य, सायणाचार्य 3 है, और तीनों का भाष्य देख लीजिए, पूरा खुला है। तो इसका मतलब हमें समझना होगा कि ये बलि प्रथा का रहस्य क्या था। इसका निषेध करके हम भाग नहीं सकते। इसमें हाँ सुधार आया है, धीरे धीरे पुराणों ने कहा कि ये बलि है, लेकिन निवृत्तिस्तु महाफला, इससे निवृत्ति होनी चाहिए। व्यास जी ने यही कोशिश किया। मनु महाराज जी ने तो इतना हिम्मत नहीं किया, वो मनु और पुराने थे, उनको तो कहना पड़ा कि न मांस भक्षणे दोषो न पाने न च मैथुने प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। क्यों? क्योंकि दबाव था समाज का, पंडितों का डर था उनको कि ये बलि प्रथा का सीधा खंडन कर देंगे तो टिक नहीं पाएंगे। वो भी सुधार ही रहे थे, लेकिन उनको लिखना पड़ा न मांस भक्षणे दोषा, दोष नहीं है, न पाने न च मैथुने प्रवृत्ति रेशा भूतानाम, ये प्रवृत्ति है भूतों की, लेकिन निवृत्तिस्तु महाफला, निवृत्ति हो जाए इससे तो बहुत बड़ा फल मिलेगा। और व्यास जी भी इसी के इर्द गिर्द चलते हैं। अब उसमें भागवत में देखेंगे तो व्यास जी ने लिखा है कि लोके व्यवायामिष मध्य सेवा, लोके मने संसार में, व्यवाय मने ये मैथुनादि कर्म, आमिष भक्षण, मध्य सेवा, नित्यास्तु जंतो नहीं तत्र चोदना, ये नित्य है, इसमें प्रेरणा करने की जरूरत नहीं है। व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ, लेकिन इनको व्यवस्थित करने के लिए, मैथुन को व्यवस्थित करने के लिए विवाह, और मांस भक्षण को व्यवस्थित करने के लिए यज्ञ, और सुराग्रह आसु निवृत्ति रिष्टा, इनमें निवृत्ति करना इष्ट है, उचित है। तो धीरे 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 निवृत्ति आ गई, तो ये वैष्णव परंपरा की वृद्धि होती गई। तो आज बहुत स्थानों पर ऐसा है कि मांस भक्षण बहुत ही गर्हित, बहुत ही निंदित माना जाता है हमारे समाज में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी, ब्राह्मण समाज में विशेष करके। तो ये भी एक सुधारवाद का परिणाम था जी, सुधारवाद है ना। तो ये सामाजिक बातें बहुत हुई। आपने संस्कृत का प्रश्न किया था, लेकिन संस्कृत तो अब व्यास जी से
प्रारंभ हो गई और व्यास जी जुड़ गए काशी से। काशी है तो 5000 वर्ष, और भगवान बुद्ध की तो भाषा पाली रही जी। तो वो भी एक सुधारवाद क्यों था कि वो जानते थे कि अब वेद की भाषा कठिन है ना। बहुम पीछे संगीताम भाषमाणो न तक करो होती नरो प्रमत्त गोपो गावं गणेन परेशम न भागवा सामान्य होती, ये पाली है। तो संस्कृत का ज्ञान उनको भी था, बुद्ध को भी, लेकिन उन्होंने देखा कि सामान्य जनता जो है उस समय मागधी पाली जानती थी, हिंदी की तरह पाली चलती थी, तो उन्होंने लोक भाषा में प्रचार किया जिससे जनता समझे। ये बात सही है, हम लोग भी अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हम तो संस्कृत के प्रचार प्रसार में अपने जैसे कहा भगवान की बाबा विश्वनाथ जी की कृपा से 1983 से हमने अपने कक्षा 6 से कहा, बहुत हमको खुशी लगी। हम तो कक्षा 11 से मैं कुछ संस्कृत जान गया तो मैं न जानने वालों को सिखाने लगा, और सिखाते सिखाते आज तक हमारा वो शिक्षण चल रहा है। और आज ऑनलाइन हो गया बहुत, लेकिन आज भी चल रहा है। और हमारी उस कक्षा में मैं जब छात्र ही था तब 70, 80, 90, 100 ऐसी संख्या में विद्यार्थी अध्ययन करते थे, और हमको बड़ी संतुष्टि होती थी। और वही मीर घाट में रहता था तो वही काशी के विद्वान लोग रहते थे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये काशी नगरी, ये केवल ईटा पत्थर ही काशी नहीं है, कई बार ईटे पत्थर नष्ट भी हो चुके होंगे। राजघाट के बगल में काशी खुदाई में निकली भी है जी, लेकिन ये यहाँ की जो परंपरा है अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है, और आधुनिकता का आज भी काशी में बहुत कम प्रभाव है, ये भी हम देख सकते हैं। जैसे हमारे 100-200 वर्ष के लोग सुनाते थे, हमारे पिताजी उधर आसाम वगैरह में थे उस समय, सुनते हैं। आज के 80 वर्ष पहले की बात है, 70-80 वर्ष पहले की बात है। वो कहे कि घी बेचते थे, तो किसी ने कह दिया कि वहां 50 पैसा घी बिक रहा था, देसी घी 50 पैसा किलो। तो किसी ने कहा काशी में 1 रुपया किलो घी बिक रहा है। तो 4 टीना घी डाल करके वहां ट्रेन से काशी चले आए थे। हाँ, तो अब वो बताया कि उस समय 5 रुपया भाड़ा दे के आए ट्रेन में, लेकिन संजोग से वो बताया कि यहाँ भी 50 पैसा था। हाँ, तो 50 पैसा में घी बेच के पिताजी गए थे, 60-70 वर्ष पुरानी बात है। तो पिताजी बताते थे कि जिस गली में जाओ वहां वेद की ध्वनि सुनाई देती थी। तो उनसे पुरानी बात हमने आपको दादाजी की बताई कि जहां से भी गुजरे वेद की ध्वनि सुनाई देती थी। तो ये काशी है, ये सिद्ध स्थान है। लेकिन काशी गमन मात्रेण नान्नम भट्टायते द्विजा बोला है, केवल काशी जाने मात्र से नहीं होगा, काश्यान मरणान मुक्ति ये भी कहा जाता है कि यहाँ तारक मंत्र भगवान शंकर देते हैं। लेकिन काशी में जाके तदनुकूल आचरण भी करे व्यक्ति तो उससे और आगे बढ़ेगा। और संस्कृत विद्या के लिए विश्व में ये जो काशी जो है वो सर्व प्राचीन नगरी है। इतना ही नहीं, अधिक से ग्रंथों का, बहुत से ग्रंथों की रचना ही काशी में बैठ करके हुई है। शंकराचार्य जी भी यहाँ आए हैं तो बहुत दिन तक यहाँ रह करके ब्रह्म सूत्र की रचना यहाँ काशी में रह करके किए। और शंकराचार्य को एक प्रकार से ब्रह्म बोध की शिक्षा काशी से मिली है। ये बहुत गंभीर बात है कि यहाँ वो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या बोलते हुए चलते थे, लेकिन जातिवाद का एक सिस्टम भी चल रहा था। तो गंगा स्नान करके जो आए तो उसी समय एक झाड़ू वाले ने, एक चांडाल ने जो है उनका स्पर्श किया बगल में आकर के, तो घबरा करके दौड़े, दूर हटो बोले। ये तो शंकर दिग्विजय में भी कथा आती है जी। तो घबराए तो फिर वहां संवाद होता है उसके साथ में, मनीषा पंचक के नाम, मनीषा पंचकम के लिए है ही प्रसिद्ध है जी। तो शिवोहम। तो अब वो शंकराचार्य को शिक्षा प्रदान किया। कालिदास जी यहाँ आए, कालिदास जी
यहाँ आके लगे शास्त्रार्थ करने, तो यहाँ के विद्वान घबराने लगे, तो लोग कहते हैं कि सीधे सरस्वती आकर के विद्वानों की मदद की। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती जी ने आकर के सीधे जो है विद्वानों की मदद की और कालिदास जो हुई पराजित होना पड़ा। तो ये काशी की कुछ न कुछ सिद्धि है। मैं देखता हूँ 50 वर्षों से देखा, अभी भी विद्वान तो दक्षिण भारत में भी काफी हैं, विद्वानों की कमी नहीं है। संस्कृत के विद्वान उधर कुछ मिलते हैं, और जगह तो दक्षिण भारत को छोड़ के जो विद्वान है वो तो लगभग काशी से ही गए जी। वो दिल्ली के इधर उधर के जहां भी मिलेंगे अब काशी से ही पढ़ के वो गए। लेकिन दक्षिण भारत में कुछ परंपरागत विद्वान है, जब उनके साथ में शास्त्रार्थ वगैरह होता है काशी में, तो बाबा विश्वनाथ जी यहाँ की रक्षा करते हैं। यहाँ विद्वानों का क्षरण हो रहा है, तथापि यहाँ के विद्वान ही विजयी हो जाते हैं। और मैं भी इस भारत में और देश विदेश में भ्रमण करता हूँ। हम लोग उतने गंभीर विद्वान नहीं है, तो भी हम बताते हैं कि हम काशी से आए हैं, संस्कृत विश्वविद्यालयों से आए हैं, सेवा करते हैं। तो इतना सम्मान मिलता है आज भी कि हम जो है 50% के विद्वान हैं, तो हम 100% हो जाते हैं काशी जोड़ के। ये बहुत के नाम से, काशी के नाम से आप भी अनुभव कर लीजिए। आपने काशी में अध्ययन किया, आप दूसरे की जगह जाइए वह काशी से, तो आप जितने हैं उसमें आपकी 50% की वृद्धि हो जाएगी, बड़े हो जाए। अब दूसरे जगह के विद्वान का क्या होता है, उनका काशी आते आते विद्या घटती रहती है। काठमांडू से बड़ा विद्वान चला और काशी आते आते हो गया आधा। जैसे बाली के सामने दूसरे का बल आधा हो जाए, अब वो उस विद्वान का विख्यान सुनिएगा तो लगेगा कुछ नहीं है तो काशी के सामने। वैसे दक्षिण से चला, काशी में आके आधा। ये हमने एक्सपीरियंस किया है, अनुभव करके देखा है। इसीलिए ये काशी और संस्कृत विद्या यहाँ बिना अध्ययन किए भी, जैसे बिना आवृत्ति किए भी काशी में हम 1-2 साल रहते हैं तो विद्या विस्मृत नहीं होती है। जितना हम अध्ययन किए हैं वो मन मस्तिष्क में विद्या पड़ी रहती है। और काशी छोड़ के कहीं चले गए दूसरे जगह और लंबा रह गए तो विस्मृत हो जाएगी विद्या। ये काशी की और संस्कृत परंपरा की महत्ता है, ये इसका अनुभव भी किया जा सकता है। और कोई बात हो तो फिर त्रिपाठी जी आगे बढ़ा जाए। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के समय में संस्कृत शिक्षा को विद्यार्थियों के लिए आकर्षक बनाने के लिए क्या चुनौतियां सामने आ रही? बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर बात है। और एक विषय हम भी हमेशा सोचते हैं, जब हम लोग बचपन में अध्ययन करते थे तो कुछ गुरु ऐसे भी मिले थे जी, कहते थे कि तुम जाकर के परीक्षा देने मत लगना, ये पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा के चक्कर में मत पड़ना, तुम केवल शुद्ध अध्ययन करना जी। ऐसे गुरु मिले थे, मैं काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूँ। स्पष्ट रूप से कहते थे कि तुम ये सब परीक्षा के चक्कर में मत पड़ना। लेकिन धीरे धीरे परीक्षा में आया गया, परीक्षा दिया गया, परीक्षा प्रणाली शुरू हो गई। और आपको एक चीज बताता हूँ कि लगभग 150 वर्ष पहले जी जो ये कॉलेज शुरू हुआ था, तो ये जो प्रमाण पत्र जो आज मिल रहा है हम लोगों को, वैसा प्रमाण पत्र नहीं होता था। उस तरह की परीक्षा भी नहीं होती थी। संस्कृत विद्या में विशेष करके 150-200 वर्ष पहले क्या था, जैसे विद्वान के पास में 5-10 विद्यार्थी ने अध्ययन किया जी, और ग्रंथों का अध्ययन चलता था। जैसे सिद्धांत कौमुदी हुआ, कोई न्याय दर्शन हुआ, योग दर्शन हुआ, तो सब्जेक्ट का अध्ययन करके अध्ययन पूर्ण किया। अब उसकी परीक्षा जो है, एक विद्वानों की कमेटी बैठती थी, समिति, वो विद्वान उस छात्र की परीक्षा लेते थे जितने लोगों ने अध्ययन किया है। ये फैक्ट बता रहा हूँ, इसका मेरे पास प्रमाण भी है। और प्रमाण परीक्षा लेने के बाद अब आप आके बैठे, अब आपने कहा, हम पूछते हैं आपसे कि आपने क्या अध्ययन किया, आप किस की परीक्षा देना चाहते हैं,
तो आप कहेंगे मैं व्याकरण की परीक्षा देना चाहता हूँ, न्याय की भी दूंगा, धर्मशास्त्र की भी दूंगा, वेद की भी दूंगा, जो जो आप कहेंगे उसके लिए विद्वान बुला के परीक्षा। अब उसमें यदि आप सभी में पास हो गए, प्रत्यक्ष रूप से डायलॉग होता, शास्त्रार्थ, जैसे आपने देखा होगा, शास्त्रार्थ करा करके उसके बाद फिर लिखित तो थोड़ा सा विद्वान लोग सीख ही गए थे, इधर जो है प्रिंटिंग विंटिंग गायब, तो लिख करके विद्वानों का नाम, फिर अयम छात्र एतासु विद्यासु विदुषाम समक्षम सम्यक परीक्षाम प्रदाय सर्वेषां प्रश्नानां सम्यक उत्तरम प्रहदात। ठीक से ना, अतः अस्मै छात्राय उपाधि प्रदीयते, यतासु विद्यासु आचार्योपाधि प्रदीयते। सीधे उतने विषयों में एक के बार आपको आचार्य की उपाधि, और नीचे शिव कुमार शास्त्री नाम सुना होगा आपने, यहाँ के बहुत बड़े विद्वान, वो सुनते हैं, विद्वानों के मुंह से हमने सुना है कि वो स्वयं कहते थे कि मैं तो पिछले 7 पुस्त और अगले 7 पुस्त 14 पुस्तों की जो विद्या है वो लेके मैं पैदा हुआ। क्या समझे, ऐसा कहा जाता था उनको, शिव स्वरूप भी माना जाता था, इतने बड़े विद्वान थे शिव कुमार शास्त्री। तो लोग कहते थे कि 14 पुस्ता सूख जाता है। अब एक बात जो महाभूत त्रयपुरुषी विद्या में एक बात ये भी एक आती है कि कोई विशिष्ट पुरुष किसी कुल में उत्पन्न हो जाता है तो आगे पीछे वो सुखाता भी, आगे पीछे वो सुखा, जैसे गांधी जी को देखिए, आप इतने विशिष्ट पुरुष हुए और उनके पुत्रों को देखिए, है कि नहीं, तो वो होता है, वो व्यास जी का श्राप काशी से लेके बहुत बाहर तक पहुंचता है। तो वो एक ही प्रकार की क्वालिटी बहुत मुश्किल से आती है, और ब्रिलियंट क्वालिटी जो विशेष प्रकार की जो बुद्धि है वो इस शहरों में और विद्वानों के घरों में बहुत मुश्किल से आती है। वो कहीं से आएगा तो कहीं गाँव से आएगा, हाँ, कहीं गांव से, कहीं सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ, कहीं सामान्य व्यक्ति के यहाँ से वो विशिष्ट जो विभूति जो है वो उत्पन्न होता है। अभी आप राजनीति इत्यादि में भी देख रहे हैं, जो विशिष्ट दिखाई दे रहे हैं, साधारण परिवार से आकर के चमक, और जो खानदानी जो एकदम सुख सुविधा वाले हैं उनकी जो प्रतिभा कुंद हो जाती है, प्राकृतिक नियम। तो अब जो प्रश्न था उसमें के ऊपर हम आते हैं, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। इसका मतलब ये है कि बिना प्रयोजन को ध्यान में रखे, उद्देश्य को ध्यान में रखे, मंद व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। और संस्कृत शिक्षा के प्रति जो प्रवृत्ति का कारण प्राचीन काल में जो होता था वो नौकरी के लिए नहीं होता था, वो ज्ञान के लिए होता था, वो आत्मसंतुष्टि के लिए होता था, वो आत्मबोध के लिए होता था। नौकरी के लिए विवेकानंद जी ने अध्ययन नहीं किया, नौकरी के लिए किए होते तो जगह नौकरी कर लेते, और नौकरी कर लिए होते तो इतना बड़ा वो कर नहीं सकते जी। तो जो व्यक्ति नौकरी की दृष्टि से पढ़ाई करता है, जो जीविका को लेके करता है, वो बहुत बड़ा काम जीवन में कर नहीं पाता। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। और इधर जो है लगभग 150 साल में ये प्रवृत्ति बन गई कि अर्थकरी विद्या होनी चाहिए, जीविका मूलक शिक्षा प्रदान करना चाहिए करके एक जो सरकार का भी ऊपर से बहुत ज्यादा दबाव आने लगा। मुख्य रूप से संस्कृत शिक्षा हमारी जो सरकाराभिमुख हो गई जब से, तब से संस्कृत विद्या में क्षरण प्रारंभ हो गया। बहुत कटु बात है, लेकिन इसका अनुभव करना चाहिए। जब से हम वेतन, मोटा वेतन प्राप्त करके जब अध्ययन करने लगे, पढ़ने पढ़ाने लगे, तब से वो विद्या का तेज गायब हो गया। होगा कि नहीं? जी, जी। जब से आप दक्षिणा लेकर के कथा करने लगेंगे तय करके, पंडित है ना, तो पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा, भागवत में लिखा है
कि अर्थ अर्थ तय करके 10 लाख 20 लाख तय करके जब कथा करेगा व्यक्ति तो उस कथा का क्या असर करेगा। वैसे ही यहाँ वो जीविका, सबसे पहले जीविका को ध्यान में रख के संस्कृत विद्या पढ़ाया जाने लगा। तब से क्या हो गया, पल्लवग्राही पांडित्यम, ये हमारे यहाँ संस्कृत में एक सिखाया गया है कि पल्लवग्राही माने एकदम पत्ते पत्ते पर दौड़ो, जड़ पर मत जाओ, जड़ पर मत जाओ। तो उसका परिणाम ये हुआ कि अब ये परीक्षा शुरू हो गई। वो परीक्षा में जो है अनुकरण की व्यवस्था आ गई। अनुकरण की व्यवस्था भारतवर्ष में आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों से लेकर के छोटे संस्थानों तक कहीं कहीं 80%, कहीं कहीं 90%, कहीं कहीं 100%, जहां अनुकरण नहीं होता है कहते हैं वहां भी लगभग 10-20%। इस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था टोटलिटी में चल रही है। तो विद्यार्थी को पता है कि अब हम ऐसे पास होंगे, बिना पढ़े भी हम पास हो जाएंगे, अब हो जा रहे हैं सब जगह। तो जो विद्या का तत्व है वस्तुतः कहा जाए वही गायब है। असली चीज तो ये है, आज तो संख्या बढ़ाने पर लोगों का ध्यान है कि 5 लाख विद्यार्थी हैं तो बड़ा शिक्षा माना जाएगा। अब उन विद्यार्थियों की क्वालिटी देख लीजिए, उसका साहस देखिए, उसका विचार देखिए, उसमें तेज देखिए, कुछ नहीं। तो विद्यार्थी के ह्रास का कारण यही है। इसलिए इसको फिर से एक आत्मज्ञान के लिए, ये जीविका तो ये चलते फिरते मिल जाएगा, ये तो ये बताया गया है हमारे शास्त्रों में। और मैं एक स्वयं आपके सामने उदाहरण बैठा हूँ, हमने कभी जीविका के लिए अध्ययन नहीं किया था, न तो जीविका खोजी थी। जीविका हमारे पास आई है, ये आपको आश्चर्य नहीं लगेगा, मैं सीधा बता रहा हूँ, डायरेक्ट इतने लोगों के बीच में भी बता रहा हूँ। ये संपूर्णानंद की सेवा मेरे पास चल के आई है और सिक्किम की सेवा भी मेरे पास चल के आई थी, मैं सेवा के पास नहीं गया, ये प्रत्यक्ष है। आज लोग मार पीट क्या क्या करते हैं सेवा के लिए। मैं तो वो जो बालकों की सेवा 83 से निःशुल्क कर रहा था, सरस्वती जी प्रतिफूल प्रसन्न हो करके जाके 91 में हमको विश्वविद्यालय में लाके बैठाई। न कोई आगे था, न कोई पीछे था, न कोई उत्कोच देने का द्रव्य था मेरे पास में। हम तो स्वयं उदाहरण होकर देख रहे हैं। तो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करके यदि संस्कृत विद्या का ठीक से अध्ययन करेगा तो वो तो ऐसा एक ज्वालामुखी बन जाएगा, वो एक प्रचारक बन जाएगा इस सनातन धर्म का और मानवता का इस पूरे विश्व में। उसके सामने ये सब नौकरियां और छोटी मोटी सेवा तो घूमती रहेंगी। इसीलिए संस्कृत ह्रास का कारण केवल ये हम ही लोग नहीं है, इसमें जो सरकारी जो व्यवस्था है, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि अर्थकरी विद्या, कमाने की विद्या, छात्र संख्या में वृद्धि केवल वो देखते हैं, वो क्वालिटी में वृद्धि की बात नहीं करते। हम तो यूनिवर्सिटी में कई पद संभाल के सेवानिवृत्त हुए हैं अभी तो जी। हम तो हेड डीन डायरेक्टर जितना था सारा सरकार का एनएपी उनएपी सारा हम ही काम किए हैं वहां जब तक यूनिवर्सिटी में थे। और एक भारत श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, क्या क्या जो प्रोजेक्ट आया सरकार का वो सारा हम देखे और हम उसमें तत्व समझ गए कि इनको केवल मुंड चाहिए, वृद्धि चाहिए कि 1 लाख हमारे यहाँ विद्यार्थी, बस वो विद्यार्थी क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कुछ काल प्रभाव कुछ ऐसा आया है। तो इसमें हम सभी संस्कृत के विद्वानों से, विशेष करके जो सनातन धर्म के जो प्रतिष्ठाता हैं, उनसे निवेदन भी करना चाहते हैं इसके माध्यम से कि हम मात्र नौकरी की दृष्टि से अध्ययन न करें, न तो अपने बालकों को अध्ययन कराएं। एकस चंद्रस्तमो हंति न च तारा गणो पीछा। एक विद्वान संस्कृत का यदि ठीक से निकल गया तो पूरे देश को संभाल सकता है। फिर 5, 10, 100, 200 निकल गए तो पूरे भारतवर्ष सहित पूरे विश्व को वो ठीक कर सकता है। ये मेरी आंतरिक मान्यता है। हमको वही प्राचीन ग्रंथों के ओर लौटना होगा। हमको ये सोतरा और ये क्वेश्चन आंसर प्रणाली से ये न संस्कृत का विद्वान तैयार होगा, न कोई संस्कृत की विद्या की रक्षा होगी। उसके लिए हमको जैसे गुरुकुल कुछ बन रहे हैं भगवान की कृपा से, कुछ काशी में है, लेकिन उसमें भी
वो क्वांटिटी है, संख्या है, भोजन पानी है, वस्त्र इत्यादि छात्रवृत्ति है, लेकिन क्वालिटी जो अध्ययन का जो स्तर होना चाहिए वो भी संतोषजनक नहीं है काशी के गुरुकुल में विशेष करके। तो सबसे निवेदन है कि और सब व्यवस्थाओं में भले कमी हो, एकदम अध्ययन को एकदम जागृत रखना चाहिए। और अध्ययन ठीक से करके विद्यार्थी जब संस्कृत का ज्ञाता बन के निकलेगा, उसके लिए वो नौकरी तो बाएं हाथ का खेल है, ये मेरा मानना है। इसीलिए जब हम प्राचीन शिक्षा के मूल स्वरूप पर हम प्रत्यावर्तित होंगे, लौटेंगे, गीता का सही रूप में ज्ञान करेंगे, तो स्वतः जो है वो छात्र के मन में एक भाव और जिज्ञासा जगेगा और उसकी प्रवृत्ति बनेगी। पहले ही उसको ये दिमाग में हमें बैठाना है और संख्या वृद्धि तो अपने आप हो जाएगी। एकश्चंद्रस्तमोहंति न च तारा गणो गणोपि च शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। तो जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होती है, वो एक ही पर्याप्त होता है। इसी के साथ में आपको और समस्त हमारे आगामी जो श्रोता बंधु हैं, आने वाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अपने दिल की बात हमने टूटी फूटी भाषा में जो कुछ रखा है वो उसको आप ग्रहण करें, अच्छा लगेगा तो हमें आशीर्वाद प्रदान करें, त्रुटि होगी तो वो हमारी त्रुटि होगी और अच्छा होगा तो भगवत कृपा होगी। इसी के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमो नमः। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, इसके बाद भी मेरे एक बार प्रार्थना करने मात्र से ही आपने जो अपना मुझे सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सब भगवान की कृपा से ये सब संयोग जुटा है। जी जी। हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। सब ही नचावत राम गोसाई है, और जब तक वो कृपा करेंगे तब तक सेवा बनती रहे जी। और आपकी यह शुभ प्रवृत्ति हमेशा बनी रहे, ये मेरी भी शुभकामना है। जी, एक बार पुनः प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।